So children, we are practicing numericals of Gauss law, and this is a question where we have to find electric flux associated with the closed surface given. Electric field is existing in the space and it is a cylindrical closed surface, and you are asked to find electric flux associated with this closed surface. तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. पहले हम देखेंगे कि इसमें कितनी सरफेसेस हैं. तो इसमें ये दो प्लेन सरफेसेस हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, और ये कर्व्ड सरफेस है. सिलेंडर में हमें पता है कि एक कर्व्ड सरफेस होती है, दो प्लेन सरफेस होती है, ये सरफेस नंबर 3. तो अब तीनों से फ्लक्स एसोसिएटेड पता करेंगे, तभी हमको पूरी सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कैलकुलेट करने को मिलेगा. तो चलो सरफेस नंबर 1 से देखते हैं. पहले इसके लिए हमको दो चीज़ें चाहिए. हमें पता है कि फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ई डॉट डी ए से कैलकुलेट करते हैं. ये रहा ई डॉट डी ए. मतलब जिस भी सरफेस का फ्लक्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको देखनी होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस सरफेस पर इधर की ओर है, राइट साइड में दिख रहा है सबको, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. और एरिया वेक्टर क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड मूविंग आउट ऑफ द सरफेस होता है. तो अगर इसका एरिया वेक्टर हमको डायरेक्शन देखनी है तो हमको इसके परपेंडिकुलर और बाहर की ओर निकलता हुआ एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा. तो सरफेस नंबर 1 के लिए, फॉर सरफेस नंबर 1, E is anti-parallel to A. That means E dot A can be written as vector E का magnitude, vector A का magnitude, E towards right और area vector towards left. तो cos 180. So this will be minus E into A. A क्या है, इस पूरी प्लेन सरफेस का एरिया, इधर भी पूरी प्लेन सरफेस का एरिया A. तो राइट साइड में अब आ जाते हैं, इस प्लेन सरफेस का एरिया देखते हैं. इस प्लेन सरफेस पे सबको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर ये राइट साइड में है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया और कमिंग आउट ऑफ द एरिया. तो ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये है एरिया वेक्टर. अब फॉर सेकेंड सरफेस, E डॉट A कैन बी रिटन एज E A, और ये दोनों देखो पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में है, तो cos 0, दैट मीन्स प्लस EA. अब कर्व्ड सरफेस पे आ जाओ. कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो राइट साइड में ही है, लेकिन इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो किसी भी सिलिंड्रिकल सरफेस की कर्व्ड पार्ट का एरिया वेक्टर, जैसे अगर ये देखें तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस कर्व्ड पार्ट एंड मूविंग आउट ऑफ द कर्व्ड पार्ट होगा. इस तरह से देखो, इस कर्व्ड पार्ट के परपेंडिकुलर मूविंग आउट. तो डायग्राम में कैसे बनाएंगे देखो, अब ध्यान से देखो. तो कर्व्ड पार्ट का एरिया वेक्टर ये हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये हुआ, यानी दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. तो फॉर द थर्ड सरफेस E dot A will be E A cos 90 and that is 0. तो अब हम तीनों को विद साइन सम करेंगे तो हमें पूरी सरफेस का जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो मिलेगा. तो आई कैन राइट हेयर फ्लक्स associated with the closed surface. That is cylindrical surface है ना. तो ये हो जाएगा पहली सरफेस से माइनस EA, दूसरी सरफेस से प्लस EA और तीसरी सरफेस से 0. तो टोटल हो गया 0. So what is answer? Flux associated with this closed surface in this electric field is 0. This is the answer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक सिलिंड्रिकल सरफेस है फिर से जिसमें Q चार्ज इनक्लोज्ड है. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कर्व्ड पार्ट से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है उसको फाई सी बोले तो
किसी भी एक प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है। तो पहला, जितनी भी सरफेसेस इन्वॉल्व हैं वो लिख ली। अब फर्स्ट सरफेस से जो फ्लक्स होगी प्लस सेकेंड सरफेस से जो फ्लक्स होगी प्लस थर्ड सरफेस से जो फ्लक्स होगा, यानी टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्लोज सरफेस विल बी चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखो सिमेट्रिकल सिचुएशन है, जो फ्लक्स प्लेन सरफेस से इधर जा रहा होगा वैसा ही फ्लक्स इधर से बाहर आएगा, क्योंकि सिचुएशन सिमेट्रिकल है। तो हम लिख सकते हैं कि phi 1 और phi 3 ये दो इक्वल होने चाहिए, और phi 2 उन्होंने दे रखा है ये, तो हम लिख सकते हैं कि phi 1 इज इक्वल टू phi 3 इज इक्वल टू phi थ्रू द प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस ये दो हैं, तो ये दोनों प्लेन सरफेस ऐड होकर हो जाएंगी 2 phi प्ली। ये दोनों फ्लक्स दोनों प्लेन सरफेस से ऐड होकर हो जाएगा ट्वाइस इनटू फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस, प्लस कर्व्ड सरफेस जो सेकेंड सरफेस है उससे जो फ्लक्स जा रहा है वो ये है, और ये इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो 2 इंटू flux through plane surface will be Q upon epsilon naught minus phi c. So flux through plane surface is half Q upon epsilon naught minus phi c. ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं अबाउट द गॉस लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है कि एक स्पेस में इस तरह की फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और वहाँ पर एक एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर स्क्वायर है, और वो सरफेस जो है वो एक्स जेड प्लेन में है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस कैलकुलेट करना है। हमको पता है कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस इज गिवन बाय ई डॉट डी ए, और अगर यूनिफॉर्म सरफेस है तो ई डॉट ए। ठीक है, ये हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला है जो हमको यूज़ करना है। तो अब हमको थोड़ा सा ये सिचुएशन देखनी समझनी पड़ेगी। अब हमको समझने के लिए 3D मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें बेटर व्यू देगी। तो देखो, जो फील्ड है उसमें आई जेड और के, मतलब आई और एक्स और वाई और जेड तीनों कंपोनेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड तो कुछ ऐसी है जिसमें कि एक्स कंपोनेंट भी है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी ये कंपोनेंट है। जनरल इस तरह से फील्ड वेक्टर कुछ इस तरह से है, और उन्होंने कहा कि जो सरफेस है वो एक्स जेड प्लेन में है। तो अब देखो एक्स जेड प्लेन कौन सा है, ये है एक्स एक्सिस है ना, और ये है जेड एक्सिस। तो ये प्लेन हमारा एक्स जेड प्लेन हुआ, और जो हमारी सरफेस है वो एक्स जेड प्लेन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो इस तरह से है और सरफेस इस तरह से है। तो अब इस सरफेस का जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है, देखो वो दिया है 10 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, एरिया अगर ओपन है, ओपन मतलब क्लोज कहाँ है, ये सरफेस है ना, ये एरिया ओपन है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे कैसे भी ले सकते हैं। तो हम ऑब्वियसली ऊपर की ओर लेंगे, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड कमिंग अप। तो अब ध्यान से देखो कि जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस का वो किस डायरेक्शन में है, देखो वो वाई डायरेक्शन में है। ठीक, तो एक्स जेड प्लेन में जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो अब एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे ये ध्यान से देखो, हम ई वेक्टर तो जो दिया है वो चुपचाप लिख लें, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। लेकिन एरिया वेक्टर देखो कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड है 10 और इसकी डायरेक्शन क्या आई थी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो j कैप ऊपर की ओर हमने लिया है, तो इसलिए j कैप प्लस साइन के साथ। तो अब E डॉट ए हमको आंसर दे देगा सिंपल। जब आप E डॉट ए यानी फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप 2i प्लस 4j प्लस 7k को डॉट प्रोडक्ट करेंगे विथ 10j। अब तुम्हें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ j टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, i डॉट j 0 हो जाएगा, k डॉट j 0 हो जाएगा। तो 10 इंटू 4 40 और j डॉट j हो गया j स्क्वायर यानी 1।
तो फ्लक्स आ गया 40 और फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और एरिया वेक्टर की यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम हो गई, वोल्ट पर मीटर इनटू एरिया वेक्टर की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गई फ्लक्स की यूनिट, वोल्ट इनटू मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, in this question a square surface of side L meter is in plane of the paper, a uniform electric field E volt per meter also exist in the plane। ठीक है, इसी plane of paper में electric field भी exist कर रही है, and it is limited to the lower half of the square surface, यानी कि सिर्फ आधे हिस्से में ही ये फील्ड पास हो रही है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस। अब ये केस कैसा है देखो, पेपर ऑफ जो प्लेन ऑफ पेपर है उसमें ये सरफेस है, इसकी साइड एल है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो भी इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सरफेस कैसे डिफाइन करते हैं, जो फील्ड लाइंस फ्लक्स को पेनिट्रेट करके क्रॉस करके निकलती हैं वो फ्लक्स होती हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी फील्ड लाइन फ्लक्स को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकल रही है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस विल बी ज़ीरो, क्योंकि ये इसके पैरेलल हैं, टेंजेंशियल हैं। और ई डॉट ए कॉन्सेप्ट को अगर यूज़ करो तो कैसे यूज़ करोगे कि ये सरफेस जो है वो प्लेन ऑफ पेपर में है, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा, है ना। एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर्स हैं वो इसी सरफेस के अलोंग हैं। तो अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल हो गया 90, तो ई डॉट ए हो गया 0। तो अगर हमको डायग्राम में दिखाना होता है कि एरिया वेक्टर प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर और ऊपर की ओर आ रहा है, तो देखो हम इस डॉट से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अलोंग द प्लेन ऑफ द पेपर एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस इज कमिंग up and perpendicular to this plane of paper. So E dot A is 0. This is the answer. And the next question is a good question. क्या है सवाल देखो, a cube has its center at the origin. क्यूब के सेंटर पर origin है. It encloses 3 point charges minus q at this coordinate, plus 3q at this coordinate, and minus q at this coordinate. You have to find the correct option given, and the options are flux crossing x equal to plus a by 2 is equal to flux crossing x equal to minus a by 2. Flux crossing y equal to plus a by 2 is greater than flux crossing y equal to minus a by 2. Net flux crossing the region is q upon epsilon naught, and net flux crossing this surface is equal to flux crossing this surface. ठीक है, तो अब इसको 3D में विजुलाइज करने पर बेहतर समझ में आएगा और फिर हम डायग्राम को 2D में भी धीरे धीरे अच्छे से समझने और इमेजिन करने लगेंगे। अब पहले सिचुएशन समझो, वो कह रहे हैं कि एक क्यूब है और उसका जो साइड है वो A है। ठीक है, क्यूब का जो साइड है वो A है। तो अब ये हमारा क्यूब है जिसका साइड A है। फिर वो कह रहे हैं कि इस क्यूब के सेंटर पर ओरिजिन है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका। तो देखो हमने ओरिजिन को इसके सेंटर पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये वाई एक्सिस दिखा रहा है, देखो जैसा कि डायग्राम में उन्होंने कहा है कि ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये जो बाहर की ओर आएगा वो एक्स एक्सिस होगा। तो 3D में जब हमने बनाया तो बाहर जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस है, इस तरफ से जो बाहर जा रहा है वो वाई एक्सिस है, और जो ऊपर से निकल ये जेड एक्सिस है। और सेंटर पे देखो तुम तो ओरिजिन तुमको दिख रहा होगा। अब ध्यान करो कि जो 3 चार्जेस इसके अंदर रखे हैं वो कहाँ कहाँ रखे हैं। साइड अगर ए है बेटा तो ये भी ध्यान करो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a/2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ये भी a/2 होगा और ये भी a/2 होगा।
ऊपर भी ये a/2 होगा और नीचे भी ये a/2 होगा, ठीक है। और सेंटर पे एक चार्ज रखा है जो 3q है, जबकि दोनों बचे हुए चार्जेस -q वो कहाँ रखे हैं? एक -a/4 पे रखा है, y इक्वल टू -a/4 पे रखा है ये अंदर, और दूसरा y इक्वल टू +a/4 पे रखा हुआ ये अंदर वाला। और जो 3q चार्ज है वो ओरिजिन पर यानी इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। अब उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं, उन्हें एक एक करके एग्जामिन करते हैं। देखो, पहली कंडीशन है कि फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू x इक्वल टू +a/2 एंड x इक्वल टू -a/2 ये इक्वल होने चाहिए। हम 3 डायमेंशन में देखते हैं। अब ये देखो, ये x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस अगर इधर की ओर आ रही है तो ये जो सरफेस सामने दिख रही है ये है x इक्वल टू +a/2, और इसके पीछे ये जो सरफेस है ये है x इक्वल टू -a/2। तो तुम सिमेट्रिकल सिचुएशन देखो कि सेंटर पर किस तरीके से चार्जेस रखे हैं। तो ऑब्वियसली जो x इक्वल टू +a/2 यानी इस सरफेस से और इसके ठीक पीछे वाली सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आएगी, सिमेट्रिकल सिचुएशन ये कहती है कि हाँ वो फ्लक्स इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है फ्लक्स क्रॉसिंग y इक्वल टू +a/2 मस्ट बी ग्रेटर देन फ्लक्स क्रॉसिंग y इक्वल टू -a/2। इसको भी 3D में देखते हैं। अब तुम देखो, ये है y एक्सिस, तो ये सरफेस हो गई y इक्वल टू +a/2, और इसके ठीक ऑपोजिट ये सरफेस हो गई y इक्वल टू -a/2। और अब तुम 3D में सिचुएशन देखो, ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है। तो जो फ्लक्स इधर से बाहर आ रहा है और जो फ्लक्स इधर से बाहर आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए, जिस तरह से फ्लक्स इस सरफेस और इसके पीछे वाली सरफेस से इक्वल बाहर आ रहा था, x इक्वल टू +a/2 और x इक्वल टू -a/2। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द रीजन शुड बी q/ε0। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस इनक्लोज्ड हैं जरा उनका मैग्नीट्यूड देखो, -q और +3q। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड है 3q - 2q यानी सिर्फ q। तो इस क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है डेफिनेटली दैट फ्लक्स विल बी q/ε0। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ये दोनों करेक्ट हैं। और थर्ड ऑप्शन अब और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कि नेट फ्लक्स क्रॉसिंग z इक्वल टू +a/2 एंड x इक्वल टू +a/2 ये इक्वल होने चाहिए। तो इसको भी देखते हैं। अब ये है z एक्सिस, तो इसका मतलब कि ये है z इक्वल टू +a/2, और ये जो नीचे वाली सरफेस है ये है z इक्वल टू -a/2। तो z इक्वल टू +a/2 ये हुआ, और x इक्वल टू +a/2 ये सामने वाली सरफेस है क्योंकि ये हमारा x एक्सिस है। तो x इक्वल टू +a/2 सरफेस और z इक्वल टू +a/2, इन दोनों से इससे और सामने वाले से जो फ्लक्स बाहर आएगा सिचुएशन सिमेट्रिकल है। तो इससे 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 इस वाली सरफेस से, पीछे वाली सरफेस से और नीचे वाली सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आएगा वो टोटल फ्लक्स तो होगा q/ε0, और 6 सरफेसेस से जो फ्लक्स बाहर आएगा वो सिमेट्रिकल सिचुएशन में हर सरफेस से इक्वल बाहर आएगा। तो z इक्वल टू +a/2 और x इक्वल टू +a/2 इन दोनों से जो फ्लक्स बाहर आएगा वो सेम होना चाहिए, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इन ऑप्शंस को ठीक से एनालाइज करने के बाद हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। तो ये हमारा गॉस लॉ टॉपिक आज कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।